Problem of slums. The concept urban or urban center is defined in settlement geography to differentiate it from the rural, about which you have learned in the other some previous chapters of this book. अभी जो अर्बन या अर्बन सेंटर का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको सेटलमेंट के हिसाब से ज्योग्राफी में डिफ्रेंशिएट करें या डिफाइन करें तो एक तरह से रूरल और अर्बन दोनों जो है अलग अलग टर्म्स हैं, जिसके बारे में हम अभी बुक में कई बार पढ़ चुके हैं. You have also learned in the book entitled Fundamentals of Human Geography that this concept is defined differently in different countries. आपने अपनी जो बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. दोनों ही अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स अपने अपने फंक्शन में उनके जो है अलग अलग काम है, अलग अलग काम करने के तरीके हैं, लेकिन तब भी कई बार वो कॉम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे के लिए. Apart from these, rural and urban areas have also emerged in two separate culture, social, political, economic and technological divide. इसके अलावा जो अर्बन और रूरल एरियाज हैं वो एक तरह से ऐसे इमर्ज हुए हैं कि दो सेपरेट कल्चर हो गए, चाहे सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो या टेक्नोलॉजिकल वाइज हो. इंडिया, which has a predominance of rural population, approximately 72% of the total population in 2001, and where villages were considered the ideal republics by Mahatma Gandhi, most of the rural areas are still poor, performing primary activities. इंडिया में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. 2001 की अगर सेंसस देखें तो लगभग 72% जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 72% रूरल पॉपुलेशन है, और जहाँ पर गांव जो हैं वो एक आइडियल के तौर पे देखे जाते हैं, आइडियल रिपब्लिक्स के तौर पे देखे जाते हैं महात्मा गांधी के द्वारा. ज़्यादातर रूरल एरियाज जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं और आज भी वो बिल्कुल प्राइमरी एक्टिविटी यानी खेती बाड़ी कर रहे हैं. हियर मोस्ट ऑफ द विलेज एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू द कोर अर्बन सेक्टर परफॉर्मिंग इट्स हिंटरलैंड. ज़्यादातर गांव जो हैं वो ऐसे एक अपेंडिक्स के तौर पे दिखते हैं जो मेन अर्बन सेंटर है, जिसका वो हिंटरलैंड बनाते हैं, जिसका वो अंदरूनी इलाका बनाते हैं, क्योंकि वो डेवलप उतने नहीं हो पा रहे हैं. This may give an impression that urban centers exist as undifferentiated homogeneous entities in opposition to the rural area. तो इससे क्या आपके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वो बिल्कुल ही कहना चाहिए एक होमोजीनियस एंटिटी के तौर पर हैं और रूरल एरिया से बिल्कुल ऑपोजिट हैं. On the contrary, urban centers in India are more differentiated in terms of the socio-economic, political-cultural and other indicators of development than any other areas. इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अर्बन सेंटर्स जो इंडिया में हैं उनका ज़्यादा डिफरेंशिएशन किस टर्म्स पे होता है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या और जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, उनके हिसाब से किया जाता है. At the top there are farmhouses and high income group localities characterized by well developed urban infrastructure like wide roads, street lights, water and sanitation facilities. सबसे ऊपर कौन आते हैं कि वहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, हाई इनकम ग्रुप की लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे चौड़ी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं. इसके अलावा लॉन्स हो गए, वेल डेवलप्ड ग्रीन बेल्ट है, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं और यहाँ तक की प्रोविजंस हैं फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपकी सुरक्षा भी है और आपको अधिकार भी है प्राइवेसी का. At the other extreme of it are the slums, चुग्गी झोपड़ी, clusters and colonies of shanty structure. अब एक तरफ शहर में भी आप देखें तो एक तरफ तो ये है कि जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ बिल्कुल आपको क्या मिलेंगे, झुग्गी झोपड़ी मिलेंगे, स्लम्स मिलेंगे. यहाँ ऐसे झुंड में या कॉलोनीज में जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. These are inhabited by those people who are forced to migrate from the rural areas to the urban centers in search of livelihood, but could not afford proper housing due to high rent and high cost of land. अब इन लोग इस जो झुग्गी झोपड़ी है, स्लम इलाका है, यहाँ पर कौन लोग ज्यादा रह रहे हैं? वो लोग जो गांव से माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हैं इन शहरों के अंदर अपने जीवन काम काज की तलाश में. अब वो इतना ज़्यादा हाई रेंट तो पे नहीं कर सकते, इतनी हाई कॉस्ट है ज़मीन की उसको तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो ऐसे रहते हैं. दे ऑक्यूपाई एनवायरमेंटली इनकम्पेटेबल एंड डिग्रेडेड एरियाज. तो ये जो हैं अगर वैसे देखा जाए तो ये उन इलाकों में रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जिनका हाई लेवल नहीं होता है, डिग्रेडेड एरियाज होते हैं, मतलब इनकम्पैटिबल होते हैं. आपको आप नहीं सूट कर रहे हो तो भी आपकी मजबूरी है कि आपको वहां पर रहना पड़ेगा. Slums are residential areas of the least choice
Depalliated houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facilities. अब slums यानी कि हम इन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग जो हैं गांव से आकर रहते हैं, वहां पर कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि वहाँ के जिस तरह से हालात हैं, जहाँ वहाँ के जिस तरह से घर हैं, या हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, वेंटिलेशन नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी का पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे में कौन रहना चाहेगा? These areas are overcrowded, having narrow street pattern, prone to serious hazards from fire. अब ये जो इलाके हैं ये इतने ओवर क्राउडेड होते हैं, इनकी जो सड़कें वो इतनी पतली पतली होती हैं, गलियां इतनी पतली पतली होती हैं कि अगर बाई चांस कहीं आग लग जाए तो पूरे इलाके में बहुत जल्दी फैल जाएगी. Moreover, most of the slum populations work in low-paid, high-risk prone, unorganized sectors of the urban economy. ज्यादातर ये जो स्लम की पॉपुलेशन है ये कम वेतन पर जो ज्यादा रिस्क वाले काम होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उनमें काम करते हैं. Consequently, they are undernourished, prone to different types of diseases and illness, and can ill afford to give proper education to their children. नतीजन क्या है, इनको खुद पूरी तरह से कुपोषण के शिकार होते हैं, अलग अलग इनको डिजीजेस हो जाती हैं, बीमार होते हैं, और इतना नहीं होता इनके पास कि ये सही तौर पे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकें. The poverty makes them vulnerable to drug abuse, alcoholism, crime, vandalism, escapism, apathy, and ultimately social exclusion. तो ये जो गरीबी है इनको ये इन सब चीज़ों में या इन तरह चीज़ों की तरफ धकेल देती है, और फाइनली क्या होता है, सामाजिक तौर पर ये बहिष्कृत होती है. Land degradation. The pressure on agricultural land increased not only due to limited availability but also by deterioration of the quality of agricultural land. एग्रीकल्चरल लैंड जो है उस पर जो दबाव है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है. वो उसकी कारण ये नहीं है कि जमीन जो है बहुत कम अवेलेबल है, बल्कि जो क्वालिटी है एग्रीकल्चरल लैंड की वो भी दिन पर दिन घटती जा रही है. सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन ऑफ लैंड लेड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. चाहे सॉइल इरोजन हो, वाटर लॉगिंग हो, आपका सैलिनाइजेशन यानी कि जो या एल्कलाइजेशन कहना चाहिए कि जो मिट्टी है वो सफेद हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है, इन सब से क्या हो रहा है, जो लैंड का स्तर है वो गिर जाता है. व्हाट हैपन इफ लैंड इज कंसिस्टेंटली यूज्ड विदाउट मैनेजिंग इट्स फर्टिलिटी. सोचो क्या हो अगर जमीन का हम लगातार इस्तेमाल करते रहें बिना उसकी उपजाऊ जो खपत है उसको देखने के. लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस. नतीजा क्या होगा, लैंड की क्वालिटी गिर जाएगी और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत कमी आएगी. Land degradation is generally understood either as a temporary or a permanent decline in productive capacity of the land. Land degradation को कैसे समझते हैं कि या तो टेम्पररी या परमानेंट तौर पे एक तरह से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है लैंड की उसमें कमी आना. दो all degraded land may not be wasteland but unchecked process of degradation may lead to conversion to the wasteland. कहने को जितनी भी जमीन है उसका अगर वो थोड़ी सी कम क्वालिटी की है तो हम उसको वेस्टलैंड नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम उस डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाए. देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन. अब दो कारण हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. दीज आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. एक होता है प्राकृतिक तौर पे, दूसरा होता है इंसानों द्वारा क्रिएट करना. नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैज क्लासिफाइड वेस्टलैंड by using remote sensing techniques, and it is possible to categorize these wastelands according to the process that have created them. जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है उसने वेस्टलैंड को क्लासिफाई किया है रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स की मदद से, और ये पॉसिबल हो पाया है इनको कैटेगराइज करना कि ये जो वेस्टलैंड्स हैं ये किन प्रक्रियाओं के जो कहते हैं प्रोसेसेस या प्रक्रिया के कारण जो है ऐसी बन गई हैं. There are a few types of wastelands such as the gullied or ravenous land, desertic or coastal sands, barren rocky areas, steep sloping land and glacial areas which are primarily caused by natural agents. इसमें कुछ तरह की वेस्टलैंड ऐसी होती हैं जो नेचुरल एजेंट्स की वजह से ऐसी बन जाती हैं, जैसे आपकी गलीड या रेवेनियस लैंड हो गई, डेजर्टिक या कोस्टल सैंड है, बैरन रॉकी एरियाज हैं, स्टीप स्लोपिंग लैंड है, ग्लेशियल एरियाज हैं, ये सब नेचुरल एजेंट्स की वजह से होते हैं. There are other types of degraded land such as waterlogged and marshy areas, land affected by salinity or alkalinity, and the land with or without scrub, which has largely been caused by natural as well as the human factors. इसी तरह से कुछ और भी टाइप की डिग्रेड लैंड्स होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है, दलदल वाला इलाका होता है, पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है,
सफ़ेद हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, स्क्रब नहीं होता है या स्क्रब होता है, ये भी जो है क्या कारण है, नेचुरल या ह्यूमन फैक्टर्स दोनों. There are some other types of wasteland such as degraded shifting cultivation area, degraded land under plantation crops, degraded forests, degraded pastures and mining and industries wastelands are caused by human action. अब ये जितने भी हैं कुछ तरीके के वेस्टलैंड्स की शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया की वजह से डिग्रेडेशन हो गया, या जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनकी वजह से हो गया, फॉरेस्ट के कारण हो गया, पेस्टर्स या माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स के कारण हो गए. ये सब की वजह कौन है, ह्यूमन एक्शन. Table 12.3 indicates that wastelands caused by man-made processes are more important than natural process. तो जो टेबल 12.3 आपकी बुक में दी गई है वो ये बताती है कि जो वेस्टलैंड मैन मेड प्रोसेस से बनाई जाती हैं या जिसकी वजह से बन जाती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय नेचुरल प्रोसेस के. A case study. Jhabua district is located in the westernmost agroclimatic zone in Madhya Pradesh. अब झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है मध्य प्रदेश में और बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है. इट इज इन फैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. 5 जो सबसे ज्यादा पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के अंदर उनमें से एक है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ज्यादातर भील रहते हैं. The people suffer due to poverty, which has been accentuated by the high rate of resource degradation, both forest and land. यहाँ के लोग गरीबी से इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्स का डिग्रेडेशन हुआ है, चाहे फॉरेस्ट का चाहे लैंड का. द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फंडेड बाय बोथ द मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, which has gone a long way in preventing land degradation and improving soil quality. जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसको की मदद कर रही हैं दोनों ही मिनिस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू करने में, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल क्वालिटी में थोड़ा सुधार हो. Watershed management programs acknowledge the linkage between the land, water and vegetation and attempts to improve livelihood of people through natural source management and community participation. जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो मेनली क्या करते हैं, एक तरह का लिंक है बिटवीन लैंड, वाटर और वेजिटेशन के, और साथ ही साथ कोशिश करी जाती है कि जो लोगों की ज़िंदगी है उसे और बेहतर किया जा सके नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से. इन पास्ट 5 years, program funded by the Ministry of Rural Development alone has treated 20% of the total area under Jhabua district. पिछले 5 सालों में जो प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अकेले जो है फंड कर रही है वो जो है लगभग 20% जो टोटल इलाका है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का उसमें एटलीस्ट ट्रीटमेंट हो पाया है. The Petlawad block of Jhabua is located in the northernmost part of the district and represents an interesting and successful case of government NGO partnership and community participation in managing watershed programs. पेटलावाड ब्लॉक जो झाबुआ का है वो नॉर्दर्न पार्ट में आता है डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल केस मान सकते हैं हम गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप का या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इस वाटरशेड प्रोग्राम को मैनेज करने में. The Bheels in the Petlawad block, for example, Sartali hamlet of Karawat village, through their own efforts, have revitalized large parts of common property resources. जो भील रहते हैं पेटलावाड ब्लॉक में उन्होंने अपने खुद के कोशिशों के कारण बहुत बड़ा हिस्सा जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का उसको दोबारा से रिवाइटलाइज किया है. Each household planted and maintained one tree on the common property. हर एक परिवार ने एक पेड़ को लगाया है वहां पर और उसकी देखभाल करता है कॉमन प्रॉपर्टी पे. They have also planted fodder grass on the pasture land and adopted social fencing of these lands for at least 2 years. उन्होंने खुद ही जो चारा वाली घास होती है ताकि उनके जानवर चर सकें उसको वहां पर उगाया, साथ ही साथ खुद ही जो है एक सामाजिक तौर पे फेंसिंग करी इस लैंड्स की एटलीस्ट 2 साल तक. Even after that they say that there would be no open grazing on these lands, but still stall feeding of cattle, and they are thus confident that the pastures that have developed would sustain their cattle in future. इसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि खुले में जो है यहाँ पर कोई भी ग्रेजिंग नहीं कर सकता, स्टॉल फीडिंग होनी चाहिए कैटल्स की. साथ ही साथ वो इस बात को भी लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जो पैस्चर्स वो डेवलप कर रहे हैं वो आगे आने वाले जो कैटल है उसके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे.
An interesting aspect of this experience is that before the community embarked upon the process of management of the pasture, there was encroachment on this land by the villager from the adjoining village. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस एक्सपीरियंस की रहेगी, या बताएं कि जब तक से पहले कि कम्युनिटी ने जो है इस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस था पैस्चर का, इसको अपने हाथ में नहीं लिया था, तब तक इस जमीन के ऊपर जो पड़ोस का जमीन गांव है उन्होंने कब्जा कर रखा था. द विलेजर्स कॉल्ड द तहसीलदार टू असर्टेन द राइट्स ऑफ द कॉमन लैंड. फिर गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया ताकि जो कॉमन लैंड की राइट्स हैं उसको सही किया जाए, उसको मतलब उसको करेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए. The ensuing conflict was tackled by the villagers by offering to make the defaulter encroaching on the CPR a member of their user group and sharing the benefits of greening the common land pasture. अब ये जो मुद्दा था इसको टैकल गांव वालों ने खुद किया. उन्होंने क्या किया, जो CPR पे मतलब जैसे कह रहे थे जो आपकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसी को उन्होंने अपने मेंबर ग्रुप का मेंबर बना लिया और उसके साथ जो बेनिफिट्स थे ग्रीनिंग के कॉमन लैंड या पेस्चर्स के उसको शेयर करने लग गए. तो उससे मुद्दा अपने आप सॉल्व हो गया. इसके बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो सी द सेक्शन ऑन CPR इन चैप्टर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. CPR के बारे में ज्यादा अच्छी आपको जानकारी जो है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर में मिल जाएगी. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.